तो जी भाइयों, आप भी लग्ज़मबर्ग आना चाहते हो, लग्ज़मबर्ग आने की अगर इच्छा रखते हो तो हमारे पास इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ आ रखी हैं। जो आप में से बहुत ज़्यादा लोग जिसके अंदर एक्सपीरियंस भी होगा और इंटरेस्टेड भी होंगे, तो जिसकी एक बात करने जा रहे हैं आज हम, ठीक है, लग्ज़मबर्ग कंट्री की, ठीक है, जो बहुत सारी जो डिमांड आ रही थी मेरे पास में, इसके साथ हम लेके आए हैं किचन हेल्पर की वैकेंसी, जनरल हेल्पर की वैकेंसी, फैक्ट्री वर्कर की, कंस्ट्रक्शन के अंदर वैकेंसी है और इसके अलावा हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ हैं जो बेसिकली रिलेटेड हैं टेक्निकल वर्क से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना किसी भाई के, वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और किसी ने मेरे से कॉल बुक करनी है तो नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके कंसल्टेशन कॉल और सर्विसेज चेक कर सकते हैं हमारी। थैंक यू। दोस्तों, थोड़ा सा ना प्रोसेस डिस्कस करते हैं, किस तरह से होगा ये, इसके लिए जनरली कौन सा वीज़ा चाहिए होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना दो तरह के वीज़े होते हैं, ठीक है, जो कि हमें लग्जमबर्ग जाने के लिए चाहिए होते हैं। पहला वीज़ा होता है सी कैटेगरी शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो कि अक्सर होता है एक शॉर्ट स्टडी पीरियड के लिए या फिर टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों ही शेंगन वीज़ा होते हैं। पहला होता है शॉर्ट स्टे जो कि सी कैटेगरी होता है, दूसरा होता है डी कैटेगरी जो आपके काम का वीज़ा है। अब इसे आप ध्यान से सुनना, जो डी कैटेगरी वीज़ा होता है ना, ये लॉन्ग स्टे के लिए वीज़ा होता है, जिसके अंदर अगर किसी बंदे ने अगर 1 साल तक स्टे करना हो या ज़्यादा स्टे करना हो तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है ये वीज़ा। के अंदर जनरली दोस्तों आपका जो है ना 1 साल का स्टे होता है, 365 दिन, यानी कि उसके बाद आपका जो वीज़ा रिन्यू होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहेगा तो ठीक है, ज़रूर आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। तो बात करेंगे दोस्तों, जो हम वैकेंसीज़ आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है, इसके अंदर ख़ास बात क्या है। देखो यार, जोन सा मेरा भाई जिसको अगर एक्सपीरियंस है ना, वही मेरा भाई प्लीज़ अप्लाई करे और नीचे कमेंट में येस लिख दे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे सीधा जाके कॉल बुक करके मेरे से डिस्कशन बनाए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हो। आपका थोड़ा सा मैं इंट्रो लूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि हाँ वाकई में आप एलिजिबल हो इसके लिए कि नहीं। दोस्तों, बड़े टाइम से ना मैं खुद इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था कि मेरे भाई जो मुझे कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे फॉलो कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मेरे को कई बारी वीडियो में भी नीचे कमेंट करके पूछा हुआ है कि आप जो है भाई आप जो है लेके आओ, वैकेंसी लेके आओ कहीं से लग्जमबर्ग का पता करो। तो इसलिए अब आप लोगों को तो पता ही है मैं यूरोप में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे एजेंसी के साथ में कांटेक्ट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो कल परसों ही मेरी जो है उनसे एक मीटिंग थी, तो उसके बाद मैंने उनसे एक बेसिकली लग्जमबर्ग का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ कि जिससे आप लोग लग्जमबर्ग जाने का अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि सैलरीज़ आपकी कितनी होंगी। अब देखो यार, स्टार्टिंग सैलरी तो देखो आपको भी पता है लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा दुनिया की सैलरी आपको मालूम होगा, ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई जो इच्छा रखते जाने की, और ऑलमोस्ट सभी को पता है ये बात। तो देखो यार, इसके अंदर क्या है ना कि स्टार्टिंग सैलरी जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो ना तो थोड़ी ही होती है। तो अब जब स्टार्टिंग में जाओगे तो इसके अंदर सैलरी आपकी 1400-1500 यूरो के आसपास ही लगेगी। बाद में आप जो है अपनी जॉब स्विच करोगे अपनी मर्ज़ी से, जब आपके पास में वहाँ का रेजिडेंस परमिट आ जाएगा, आपको जो है लीगली आप जो है वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो वहाँ पे जॉब लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी उसके बाद, और सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, लाइक 3000 यूरो, 3500 यूरो सैलरी। इतनी ये आम बात है दोस्तों लग्जमबर्ग के अंदर। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपके खर्चे भी उतने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी बचता ज़रूर है, क्योंकि आप ज़्यादा कमाओगे तो बचाओगे भी ज़्यादा ही, लेकिन टैक्सेस भी उतने होते हैं। और ये भी आपको बात ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पे जो आपके खर्चे होंगे वो भी उतने ही। जो मेरे भाई तो लग्जमबर्ग के अंदर अपने आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो अपने आप अप्लाई करने का भी तरीका है। तो इसके लिए मैं नीचे जो है लिंक डाल दूंगा एजेंसीज़ का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, जो हायर करती हैं, लेकिन उसके अंदर आप अपना लक आजमा सकते हो, ठीक है। मान लो अगर किसी एजेंसी को आपने CV डाल दिया, अब गारंटी नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करेगी या नहीं करेगी या कब रिप्लाई करेगी, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम लेती हैं, ठीक है। हो सकता है कि शायद आपने अप्लाई किया आज, वो आपको रिप्लाई करे जाके 3 महीने बाद। ये भी कुछ होता है, कई केसेस में होता है, मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन आप ये लगा लो दोस्तों कि जब आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है ना, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिस्टम होगा आपका, पूरा कैसे पूरा प्रोसेस होगा, इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब देखो, यहाँ तो आपने नीचे जाके जॉब अप्लाई कर ली, यहाँ तो आपने मेरे थ्रू अप्लाई कर लिया, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा ना कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयर जो भी होगा, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा ना, तो वो एम्प्लॉयर आपको पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बना के देगा, जिसके अंदर आपकी इन्विटेशन लेटर होती है, आपका जो है इंश्योरेंस होता है जो उसकी एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, और कुछ ज़रूरी कागजात होते हैं जैसे कि गारंटी लेटर और अप्रूवल लेटर होता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपको ना कोरियर कर देता है इंडिया के अंदर। तो जब आपको वो कोरियर मिल जाता है ना दोस्तों, तो वो कोरियर के बिहाफ पे इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट जब आप उठाते हो VFS की
VFS की जो अपॉइंटमेंट आप उठाओगे लग्जमबर्ग की, उसके बाद आप जाके वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे। उसमें क्या क्या आता है उसके अंदर, सबसे पहले तो आपको ऑफकोर्स D कैटेगरी का नेशनल वीज़ा, शेंगन वीज़ा का फॉर्म होता है, वो आपका भरना पड़ेगा पूरा का पूरा। उसमें फ़ोटो लगानी पड़ेगी, सारा उसके अंदर डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉयर का नाम, अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कब जा रहे हो, आप कितनी एंट्रीज़ मारोगे, ठीक है, मल्टीपल एंट्री चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, ठीक है, तो वो आपको पूरा भरना पड़ेगा। और उसके बाद में दोस्तों आपको साथ में आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़, और इसके अलावा आपको पासपोर्ट आपका वैलिड चाहिए, कम से कम 6 महीने की उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बाकी सारे इन्विटेशन डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो जो आपको मिले हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर से आपके, चाहे आप मेरे थ्रू अप्लाई करो चाहे अपने आप अप्लाई करो, वो आपको तब भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ बस। अगर आप अपने आप अप्लाई करते हो उसमें एफर्ट है, हमसे अप्लाई करोगे तो सारा काम हम करेंगे। तो बस वो एक मतलब मान लो कि हम एक तरह से बीच में आपके लिए हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ की। तो इसके अलावा दोस्तों फिर आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लगाने हैं, और साथ में आपका इंश्योरेंस खुद का होना चाहिए। 30,000 यूरो का इंश्योरेंस आपको बाय करना पड़ेगा। 2,500-3 हज़ार रुपये का आपका इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन बजाज एलियंस, ICICI लोम्बार्ड या किसी का भी आप करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी के अनुसार, उसे हटके नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर फ़ायदे क्या क्या हैं हम ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वीज़ा अप्लाई करते ही 10 दिन के अंदर एम्बेसी जो जवाब दे देगी। जनरली दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर आपको जो जवाब मिल जाता है कि शेंगन वीज़ा आपका लग गया या नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है कि इसका अप्रूवल रेट ठीक ही होता है, क्योंकि वर्क परमिट लग्जमबर्ग में हर कोई नहीं अप्लाई करता, क्योंकि एम्प्लॉयर की डिमांड जो होती है ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। वो दिखती ज़रूर है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो कभी भी कोई भी हाई स्किल्ड जो लेबर है, ठीक है, उसी को हायर करना चाहेगा, बजाय उसके कि जो अनस्किल्ड लेबर है। तो जो भी मैंने आपको जॉब्स बताई हैं लग्जमबर्ग के अंदर, इसके अंदर जो है अनस्किल्ड लेबर की ही अभी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली एजेंसी को है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% इसमें वीज़ा अप्रूव होगा ही होगा, ठीक है। वीज़ा लगने के चांस होते हैं, ट्राई करना आपका काम है, क्योंकि देखो यूरोप या फिर किसी अच्छी कंट्री अगर आप लगा लो, ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह, ठीक है, तो ट्राई ही करना होता है इसमें, ठीक है। ये मत सोचो आपकी वीज़ा लगेगा ही लगेगा। अगर ये सोच के चलोगे, ठीक है, तो आपको निराशा होगी। तो ये आप सोच के चलो कि हाँ चांसेस होंगे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ। मतलब मैं कि यार या तो वीज़ा नहीं लगेगा या वीज़ा लगेगा, तो आपने बस यही सोचना है कि यार मैं बिल्कुल ठीक है, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे को पता है जो भी होगा होगा, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कर लिया, बाकी आगे देखेंगे, जो भी ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। दोस्तों लग्जमबर्ग में काम करने के आपको ना फ़ायदे बड़े होने वाले हैं। पहला फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि सबसे पहले देखो आपको सैलरी बड़ी तगड़ी मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। देखो वहाँ पे अगर आपको सैलरी मिलेगी 3,000 यूरो, बाद में जब आप जॉब स्विच कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की जॉब ले लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ से जॉब पे भी जाएंगे तो भी आपको सैलरी वैसे तो इतनी ही मिलेगी, लेकिन आप बाद में स्विच करेंगे तो आपको जो सैलरी होगी वो 3,000 यूरो के आसपास मिल जाती है, क्योंकि अब लग्जमबर्ग के अंदर ही जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर लग्जमबर्ग की TRC के ऊपर। उससे फ़र्क पड़ता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। जब आप इंडिया से अप्लाई करते हैं ना जॉब, तो उसमें क्या होता है कि वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के अंदर ये एंटर करते हैं, ये एक फॉरेन वर्कर है, इसकी जगह पे किसी भी लग्जमबर्गिश या लग्जमबर्ग के सिटीज़न की, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, या वो काम नहीं करना चाह रहे इस वैकेंसी के लिए। तो इसलिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो है उस चीज़ को अप्रूवल देता है, और उसको अप्रूवल देने के बाद में आपका जो है प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है वर्क परमिट का। क्योंकि जब तक वो अप्रूवल नहीं आएगी तो एम्प्लॉयर के पास में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी तो वो जो है अप्लाई नहीं कर पाएगा आपका जो वर्क परमिट है, ठीक है। जो भी आपके स्पॉन्सरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनविटेशन के लिए, ठीक है, वो जो है कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक ऑथराइजेशन नहीं आती है। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद जब एक बार आपकी जो सारी की सारी जो सिस्टम पूरा प्रोसेस हो जाता है ना, फिर जब आपको वर्क परमिट मिलता है तो उसके बाद एम्बेसी सब चीज़ चेक करती है और तभी आपको वीज़ा देती है, जब आपको एम्प्लॉयर पूरा अप्रूव अच्छे से वहाँ से कर दे। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपकी जॉब अच्छी किसी कंपनी में लग जाएगी बाद में जाने के बाद में TRC के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर आपको जो ना फ़ायदा ये होगा कि बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। जैसे आपके टैक्सेस जा रहे हैं, 6 महीने आपने काम कर लिया, साल भर आपने काम कर लिया, आपके टैक्सेस गए हुए हैं अच्छे खासे, तो आप जो है वहाँ से ही फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बीवी और बच्चे, आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे, वो आपको लग्जमबर्ग में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली लग्जमबर्ग के अंदर अप्लाई करना होगा फैमिली रीयूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट के लिए। जब आप अप्लाई करेंगे इस अपॉइंटमेंट के लिए, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना, तो आपको पेपर निकाल के देंगे। तो बेसिकली एक इन्विटेशन होती है जो आपको इंडिया में अपनी वाइफ को कोरियर करनी होती है। जब आप वो कोरियर से भेजेंगे, ठीक है, वो एक अप्रूवल होती है सॉर्ट कि हमने आपको यहाँ से अप्रूवल दे दिया लग्जमबर्ग से, अपनी बीवी को बोलो कि वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करे और उसको वीज़ा मिल जाएगा। उसमें कोई रिफ्यूज़ल के चांस नहीं होते। फिर आपकी बीवी जो है वहाँ पे, आपकी वाइफ जो है आपके बच्चों के साथ में, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ में अप्लाई करती है इंडिया में, ठीक है, लग्जमबर्ग के D कैटेगरी वीज़ा के लिए फैमिली रीयूनिफिकेशन।
तो इसके बाद वहाँ पे उनको भी खुद भी अपॉइंटमेंट उठानी पड़ेगी वीएफएस के अंदर, और जब वो अपॉइंटमेंट उठाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो जाके वीएफएस में फ़ाइल करते हैं। तकरीबन 15 दिन के अंदर भी उनको वीज़ा मिल जाता है, जो आपकी वैलिडिटी होती है वीज़े की, क्योंकि आपके साथ में टीआरसी लगती है ना। आपकी वाइफ को वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया में और बच्चे का और अपना मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, ये अटैच करवा के नोटराइज़ करवा के ये लगाना होता है वीएफएस में। बस इसके अलावा पासपोर्ट और कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, जो भी फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद में, ठीक है। बस यही जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस हो गया, आपका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गई, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया 30,000 यूरो की कवरेज का, और कुछ खास नहीं चाहिए। बाकी आपके इन्विटेशन के पेपर लग जाते हैं। बस उसके बाद एम्बेसी ने उनको वीज़ा दे देना है, वो आपको ज्वाइन करेंगे। उनकी जो वीज़े की वैलिडिटी है, जो आपकी वैलिडिटी है जो वीज़े की, उसके बराबर ही रहेगी। मान लो आपको बाद में जाके अगर आपको पीआर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप दूसरी कंट्रीज़ में ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, लग्जमबर्ग के अंदर वो ऐसी कंट्री है, वहाँ पर मैंने किसी को ऐसे सुना नहीं कि मतलब किसी ने वहाँ पे पीआर अप्लाई की हो, या उसका प्रोसेस तो शो करता है, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि लग्जमबर्गिश लैंग्वेज वहाँ पे 4-5 लैंग्वेज चलती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज है, ठीक है, वो आप 2 लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच जर्मन हो गई, ठीक है, तो बेसिकली यही ज़्यादा चलती हैं। और इसके अलावा इनकी अपनी लैंग्वेज लग्जमबर्गिश हो गई। इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये सारी लैंग्वेजेस में से कोई ऐसी लैंग्वेज पर कमांड पकड़ लें जिसमें आपका बहुत फ़ायदा हो वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश सभी बोल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें खास, ठीक है। तो उसके बाद 5 साल बाद आप यहाँ तो देख सकते हैं कोई सिस्टम वहाँ पे अप्लाई आपका होता है तो ठीक है सिटीजनशिप का, नहीं तो आप फिर दूसरी कंट्री मूव ऑन हो सकते हैं और बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक स्पेन में मूव हो सकते हैं, पोर्चुगल में मूव हो सकते हैं। तो अगर पोर्चुगल की फ़िलहाल इमिग्रेशन बंद है, जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में खुले, तो आप ये भी सोच सकते हैं बाद में, ठीक है। तो खैर ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, आगे आप क्या करना चाहें क्या नहीं करना चाहें। तीसरे फ़ायदे की बात करते हैं। लग्जमबर्ग जाने का आपको सबसे बढ़िया फ़ायदा पता क्या होगा? तीसरा सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन ये बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है ना, इसके अंदर आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब लग्जमबर्ग का स्टैंडर्ड दोस्तों, मैं कहता हूँ, देखो आप सैलरी वहाँ पे ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, और उस हिसाब से आप कंट्री का जीडीपी देखिए, पर कैपिटा जीडीपी देखिए, ठीक है, उसमें खर्चा जितना ज़्यादा लोग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमाई भी तो होगी ना। मान लीजिए अगर आपने कल को लग्जमबर्ग में ही बिज़नेस डाल लिया, ठीक है, मान के चलिए, आप ये सोचो कि लोग वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बिज़नेस जो वो ज़्यादा चलेगा ना। तो यही होता है दोस्तों, ठीक है, कि जिस कंट्री के अंदर लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं तो वहाँ बिज़नेस भी ज़्यादा जल्दी तरीके से बूम होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात मैं यहाँ पे कर रहा था। क्वालिटी ऑफ लाइफ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर्स है, ठीक है, और इसके अलावा आपको, आपके बच्चे को, आपकी बीवी को पूरी फुल सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। कंट्री के अंदर घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे होता है कि रात को निकल जाए, कई दफ़ा बंदा होता है, ठीक है, लेडीज़ कभी रात को निकल जाए, बच्चे निकल जाए घूमने के लिए, घर में मन नहीं लगता, तो कोई घबराने वाली टेंशन की बात नहीं है, अनलाइक दूसरी कंट्रीज़ की तरह जहाँ पे क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा। तो ये ऑप्शन भी मैं आपके लिए बड़ा ही ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। तो कई लोग, मुझे पता है कि इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई ठीक है, मैं किसी के भी कमेंट का कोई जवाब देना ज़रूरी समझता नहीं, जो नेगेटिव जो कमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। कोई अच्छा बंदा भी कुछ इन्फॉर्मेशन किसी की हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा होगा ना, तो मैंने देखा पता नहीं उनको भी जो है क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जाती है, बट इट्स ओके, खैर वो उनकी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अगर किसी को अप्लाई करना हो ना, तो प्लीज़ यार अपॉइंटमेंट बुक करें, इंस्टाग्राम पे कॉल ना करें। पता क्या होता है कि यार देखो, मैं भी काम करता हूँ, ठीक है, मेरे पास भी 3600 काम होते हैं, ठीक है। अब एक बंदे, मैंने पहले शुरू किया था, ठीक है, तो मैं एक बंदे का अगर जवाब देता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा फालतू सवाल पूछते हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक सवाल का ना हाय फिर हेलो हाउ आर यू जवाब दूँ इस तरह से। तो इस बात को प्लीज़ समझें, अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाएं, ठीक है, तभी जो है उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपकी पूरी प्रोफाइल में जानूँगा, असेसमेंट करूँगा आपका, मैं चेक करूँगा कि आप एलिजिबल हो या इसके लिए या नहीं हो। हाँ, और बहुत सारे मेरे भाई जो है ना, ये भी बोलते हैं वीडियो के अंदर कि खर्चा बताया करो। यार देखो, पहली बात तो ये है कि खर्चा जो है ना, जो भी है, जो भी आना होता है खर्चा, क्योंकि आपको पता है कि वीज़े का प्रोसेस है, तो वीज़े फ्री में तो लग नहीं जाते। वर्क परमिट्स की, लॉयर्स की, हर चीज़ की फ़ीस होती है, अप्रूवल्स लेने की फ़ीस होती है, ठीक है, हर चीज़ की। तो बेसिकली एजेंसीज़ चार्ज करती हैं वो, ठीक है, वो आपसे पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि वो खर्चा आपको मैं पब्लिकली वीडियो के अंदर इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि वर्क परमिट्स की कॉस्ट बदलती रहती है, एजेंसीज़ की कॉस्ट बदलती रहती है, और टाइम टू टाइम लॉयर्स की फ़ीस भी बदलती रहती है। तो अगर मैं एक चीज़ का दावा अगर वीडियो में कर दूं, तो वीडियो तो हमेशा के लिए यूट्यूब पे रह जाएगी, और आपके साथ कोई भी अगर बंदा बाद में देखने जाएगा, ठीक है, वीडियो को, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है। अगर वो वीडियो को देख रहा है 2027 के अंदर, तो खर्चा तो उसको वही पता लग रहा है ना 2024 के अंदर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे एट द मोमेंट। तो दोस्तों, जो मेरे भाइयों को पता नहीं है,
तो हर महीने वर्क परमिट्स की, एजेंसीज़ की, लॉयर्स की, जो भी पोस्टल होने होते हैं, कोरियर होने होते हैं, सबकी फ़ीस बदलती रहती है क्योंकि वो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आप बात समझोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सारे लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं, जिसको जो भी चाहिए होगा, ठीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो, किसी भाई के वीडियो काफ़ी काम आएगी। आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप। मिलता हूँ अगली किसी शानदार वीडियो में, और इस मौके का आप फ़ायदा उठाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं एफ़र्ट करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।